केंद्र प्रदेश के अधिकारीगण और आप सब लोग जो आज इस जगह पर आए हैं ये देखने के लिए कि हरियाणा को क्या सौगात मिली है। आप सबको राम राम, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज तकरीबन 3,000 करोड़ के 3 बड़े कार्यों का लोकार्पण हुआ है, जिसमें राजीव गांधी चौक से सोना तक 6 लेन, जो कि आगे दिल्ली बंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा होगा। इसी तरीके से रेवाड़ी से अटेली मंडी तक 4 लेन परियोजना और भिवानी जिले में खेड़ी मोड़ से भिवानी बाईपास होते हुए हालूवास तक का एक 4 लेन बाईपास, ताकि भिवानी का ट्रैफिक ठीक हो सके, लोगों के आवागमन में सुविधा हो, इन सब का लोकार्पण हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से देश में चाहे सड़कें हों, चाहे राजमार्ग हों, चाहे एक्सप्रेसवे हों, चाहे हवाई अड्डे हों, चाहे बंदरगाह हों, चाहे जलमार्ग हों, सबके ऊपर जो ध्यान दिया जा रहा है वो वाकई में ऐसा लगता है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा आर्थिक विकास दिखाई दे रहा है। आवागमन का साधन तो है ही, लेकिन इससे आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी और आप सब लोग जो इन मार्गों का फायदा उठाएंगे, आप सबको लगेगा कि हमारे देश में भी बाहर की तरह, विदेशों की तरह उनसे अच्छी सड़कें बन रही हैं, उनसे अच्छी गति से सड़कें बन रही हैं और उस उत्कृष्टता से बन रही हैं जिससे कि आपको चलने में बहुत सुविधा होगी। ये सड़कें हमारे हर तरीके की राजमार्ग पर चलने वाली गाड़ियों को सुविधा प्रदान करेंगी। आज दिल्ली से सोना आप आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी राजमार्ग को ले लीजिए, उसके ऊपर बहुत जल्दी काम किया जा सकता है। मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं इस सौगात के लिए और एक बार फिर से नितिन गडकरी जी को और मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस काम के अंदर बहुत मेहनत से इन चीज़ों को यहाँ पर लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मनोहर लाल जी, जनरल साहब वीके सिंह जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत जी, हमारे बगल से एमपी चौधरी धर्मवीर जी, डॉक्टर बनवारी लाल मंत्री साहब, एमएलए साहिबान सुधीर सिंगला जी, संजय सिंह जी, जरावता जी, भारतीय जनता पार्टी की गुड़गांव की प्रेसिडेंट साहिबा श्रीमती गार्गी कक्कड़ जी, मेयर आज़ाद, सम्मानित मंच, यहाँ चौधरी देवीलाल स्टेडियम के अंदर आए हुए गुड़गांव के पत्रकार बंधुओं, इलाके की आई हुई सरदारी, नौजवानों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपके सामने एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर बनी है, जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने हैं या प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, गडकरी साहब लगातार पहले साल 14 से और आज तक बाकायदा आते रहे हैं कि भाई किस तरह से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत सुधारी जाए। और इन पिछले 7-8 साल के अंदर गुड़गांव का ही नहीं, हरियाणा का ही नक्शा बदल दिया है। और मैं आपकी तरफ से आज इनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 3.5 करोड़ का और खर्चा आज के दिन करके हमारा मेवात वाली तरफ का रास्ता भी इन्होंने मुकम्मल कर दिया है। ये मैं सोचा था कि भाई मैं एमपी, मेरे साथ को और साथी एमपी, हमारे मुख्यमंत्री जी जाके गडकरी साहब के घर दरवाजे को खटखटाते हैं तो ये हमारे को क्रियान्वित कर देते हैं। लेकिन पिछले दिनों में पार्टी की तरफ से मेरे को आदेश हुए कि आप यूपी जाओ। वहां श्रावस्ती एक जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार गया और लखनऊ से 4 घंटे दूर श्रावस्ती है, उसके बाद बलरामपुर है। और जब मैं जाने लग रहा था और वहां अफसरों से मैंने बलरामपुर के अंदर मीटिंग ली तो मैंने कहा भाई ये तुम्हारा सड़क का हाल तो बहुत बढ़िया है, हमारे हरियाणा वाली सड़कों से भी बढ़िया है।
यूपी की सरकार को मुबारकबाद देने की मैं समझ रहा हूं, सोच रहा हूं, तो वहां के डिप्टी कमिश्नर ने ऐसे यूं कहा, सर सड़कों पे जिसके ऊपर आए हो ये यूपी सरकार की नहीं है, ये भी नेशनल हाईवेज की बनाई हुई और गडकरी साहब की सड़कें हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मैं डिफेंस के अंदर 5 साल मंत्री रहा, 2 साल कांग्रेस सरकार के अंदर और 3 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर। हमारे यहां पर एक गडकरी साहब एयरफोर्स का बेस है, उसके 500 मीटर के दायरे के अंदर हजारों लोगों ने अपनी रिहाइश बना रखी है। बिजली के कनेक्शन दे दिए गए, सीवरेज के कनेक्शन दे दिए, नल के कनेक्शन दे दिए गए, लेकिन रेगुलराइजेशन उनकी नहीं हुई। और वो यूं नहीं हुई कि एयरफोर्स जब चाहो उनसे पूछो, वो कहते हैं कि जी हम अपने बेस के इर्द गिर्द 900 मीटर तक किसी को बसने नहीं देंगे। अब जो लोग पिछले 35 साल 40 साल से बस गए हैं, उनको हटाने का जिम्मा हरियाणा सरकार के ऊपर आता है। अगर हरियाणा सरकार आती है तो गुड़गांव के अंदर हरियाणा की लुटिया डूब जाएगी, ये कहने के अंदर कोई दो राय नहीं। तो मैं आपसे सलाह मशवरा करना चाहता हूं कि आपने कंटोनमेंट के अंदर नेशनल हाईवे जहां से शुरू होता है दिल्ली के अंदर, वहां पर धौला कुआं के ऊपर बड़ी भारी भीड़ होया करती थी, भीड़ा सड़क था, और वहां पे आप ही एक ऐसे मंत्री हैं मोदी सरकार के अंदर जिन्होंने आर्मी को कह करके अपनी बाउंड्री पीछे करवाई। ये एक बार आप कर चुके हो, और उम्मीद मेरी ये बन गई है कि आपसे अगर सलाह करूंगा, हम सब मिलकर बात करेंगे तो कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए कि ये एयरफोर्स के स्टेशन वाले भी मान जाएं कि 900 मीटर तक जो इनकी प्रावधान है कि यहां पे कोई घर नहीं बनेगा या नहीं रहेगा, इसको घटा करके 300 मीटर तक ही उसका फासला रख दिया जाए। इसके अंदर हम आपसे सलाह मशवरा करेंगे, गुरु के तौर के ऊपर हम आपको दक्षिणा भेंट करेंगे अगर आप हमारा ये मामला भी हल करवा दें तो। एक मैं और चीज कहना चाहता हूं, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, कि हम मानेसर का हाईवे, फ्लाईओवर, सोनावाला हाईवे, फ्लाईओवर, ये सारा आपसे प्राप्त कर चुके हैं, उपलब्ध कर चुके हैं। मांगने का हक हमारा है ही नहीं, लेकिन जनता कहती है तो मांगना पड़ता है। मानेसर तक ने आपने मंजूर कर दिया फ्लाईओवर। आपने पिछली बार जब यहां पर आए थे, आपने यह भी कहा था कि हम मानेसर तक, आईएमटी तक एक पॉड टैक्सी लगाएंगे, यानी टैक्सी हवा में चलने वाली, जो सड़क के बगल के अंदर चलती रहेगी, उसके अंदर 10 आदमी बैठेंगे, हजारों टैक्सियां होंगी छोटी छोटी छोटी, जो आती जाती घूमती रहेंगी, दिल्ली से लेकर के उद्योग विहार नंबर 1 से लेकर के उद्योग विहार 2, 3, 4, 5, 7, मानेसर तक, आईएमटी तक। आपने कहा था कि भाई हम ये पॉड टैक्सी चला करके और ये रफ्तार यहां पर आने जाने लोगों की और बढ़ा देंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर कुछ और प्रतिक्रिया हो पाई है क्या, ये उम्मीद हम बरकरार रखें, इसके बारे में कृपया आप जब बोलें इसके बारे में हमारे को भी अवगत करा दें, यही मेरा आपसे निवेदन है। और हम गुड़गांव वासी, हरियाणा वासी, और मैं समझता हूं देशवासी, आज के दिन अगर इलेक्शन जीतते हैं, आज के दिन हमारे को कुछ कहने को होता है, आज के दिन अगर ऑपोजिशन की बोलती बंद हो गई है इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय के अंदर, तो आपके इन कामों की वजह से हो गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। श्री नितिन गडकरी जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत जी, हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल जी, सांसद श्री धर्मवीर सिंह जी, सांसद श्री सुखबीर जौनापुरिया जी, उपस्थित सभी विधायकगण, मेयर गुरुग्राम एवं अन्य सभी सज्जन वृंद, भाइयों बहनों, आज का यह अवसर वास्तव में हरियाणा के लिए एक और मील का पत्थर ऐसा साबित हो रहा है। मैं जिस अवसर पर आज 3 बड़े प्रोजेक्ट माननीय नितिन गडकरी जी ने जिनका उद्घाटन किया है, इस अवसर पर माननीय नितिन गडकरी जी का मैं बहुत ही हरियाणा आने पर स्वागत करता हूं। और
मान्यवर, आप पिछले कुछ ही समय में आज तीसरा आपका चक्कर हरियाणा में लग रहा है और जब जब हरियाणा में आप आए हैं कुछ न कुछ सड़कों का उद्घाटन अथवा शिलान्यास करके गए हैं और इन सब का परिणाम आज तो मैं ये मानता हूं कि हरियाणा जो 1966 में भेदभाव के कारण से अलग हरियाणा बना था कि दक्षिण हरियाणा के अंदर कोई काम नहीं होता, आज इस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से, सड़कों के जाल के कारण से, उद्योग के कारण से जो भी विकास के काम हुए हैं, मैं समझता हूं कि आज दक्षिण हरियाणा ही हरियाणा के बाकी हिस्सों में कहीं आगे अगर गुड़गांव हम लगाते हैं तो आइकन सिटी गुड़गांव न देश का बल्कि दुनिया का एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां दुनिया भर के लोग आज आकर्षित होते हैं। आज दुनिया में गुरुग्राम का स्थान है। जब भी कोई निवेशक भारतवर्ष में निवेश करने आता है तो सबसे पहला उसका जो वांछित स्थान होता है, जो इसमें उसका रुचि होती है, वो गुरुग्राम में आकर टिकता है, जिसका परिणाम ये है कि आज दुनिया भर की जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, उनके अंदर 400 ऐसी बड़ी कंपनियों के ऑफिस, इंटरनेशनल ऑफिस, वो एक प्रकार की कंपनियों के गुरुग्राम में ही है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ हमको यहाँ होता है। आज मान्यवर, आपने 3 प्रोजेक्ट जिसकी अभी हमने वीडियो भी देखी है, एक मार्ग जो गुरुग्राम से सोहना का, अब गुरुग्राम से सोहना मात्र 15 मिनट में पहुंचा जा सकता है। एक समय होता था जब दिल्ली धौला कुआं से सोहना पहुंचने के लिए 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन धीरे धीरे इस पूरे मार्ग पर चाहे फ्लाईओवर बने हैं, चाहे अंडरपास बने हैं, चाहे आज का ये प्रोजेक्ट है, इसको मैं कह सकता हूं कि दिल्ली एयरपोर्ट से अब गुरुग्राम में मात्र 40 मिनट में पहुंचा जा सकता है। तो गुरुग्राम हमारे इस क्षेत्र का एक बहुत ही संजीदा और यानी एक प्रकार से जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसका एक स्थान बना है। दूसरा प्रोजेक्ट जो आपने आज जिसका रेवाड़ी अटेली मार्ग, क्योंकि ये भी मार्ग ऐसा था, इस मार्ग के बनने पर 2 बड़े क्षेत्र ये आपस में जुड़ गए हैं। हमारा जो 152D है, हरियाणा एक्सप्रेस वे जो बना है इस्माइलाबाद से और नारनौल, उसी के साथ जोड़ते हुए दिल्ली रेवाड़ी को आगे जोड़ करके 2 बड़े हाईवे साथ जोड़ने के बाद ये कनेक्टिविटी भी हरियाणा के लिए बहुत ही एक लाभप्रद होने वाली है। भिवानी के जो बाईपास को मिलाते हुए रोहतक जिला, भिवानी बाईपास और बाद में दादरी और महेंद्रगढ़ के साथ जोड़ते हुए इसका भी आज जो आपने उद्घाटन किया है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। मान्यवर, विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने, अपने प्रधानमंत्री जी ने जो बल दिया है, उसके कारण से आज देश बहुत आगे बढ़ रहा है, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ रही है। वहीं हरियाणा में भी हम आर्थिक तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि आज उत्तर भारत के सभी जितने भी प्रदेश हैं उसमें आज नंबर 1 पर हम पहुंचे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि जब जब हम आपसे कोई भी निवेदन करेंगे तो आप उसको जरूर पूरा करेंगे। इस समय भी पूरे प्रदेश में हमारे जो ROBs, जो आपने कहा था कि कोई भी सड़क अब फाटक वाली सड़क नहीं होनी चाहिए, रेलवे का फाटक वहां नहीं होना चाहिए, बल्कि हर ऐसे स्थान पर जहां कहीं सड़क और रेलवे लाइन मिलते हैं उसके ऊपर ROBs ये बनाए जाएं। और मुझे आपको जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 8 वर्षों में और हमने 58 ROB पर काम पूरा कर लिया है और 45 पर अभी और चल रहा है। अर्थात इन्हीं NDA की हमारी जो सरकार है, इसके समय में आपके द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमें एक निर्देश दिए गए और उससे 103 और ये जो ROB बन रहे हैं, इससे भी आवागमन को बहुत हमें लाभ मिला है। लगभग 1500 किलोमीटर की ये सड़कें, 28,000 किलोमीटर जो नई बनी है अथवा उनमें सुधार किया गया है। इसी प्रकार 12 नए बाईपास, जो शहरों के नए बाईपास हैं, वो भी निर्माणाधीन है। लगभग 950 करोड़ इस पर लगा है। आपको जब भी हम कहते हैं, आपको एक बार हमने द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए कहा था, आपने बहुत सहज उसको मान करके बाद में कहा कि मनोहर लाल, आपने 7,000 करोड़ रुपए का खर्चा ये गले में डाल दिया। बात तो बड़ी सहज मैंने की, भले ही वो 7,000 करोड़ रुपए था, लेकिन आपने उसको सहज स्वीकार किया। मुझे विश्वास है कि आज अगर कोई प्रोजेक्ट हम आपको बताते हैं, 7 नहीं अगर 14,000 करोड़ रुपए का भी होगा, आप निश्चित हरियाणा पर अपनी कृपा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इसको कहने में गुरेज नहीं करता हूं कि जब भी आप जहां जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं।
बल्कि अपने साथ सड़कें लेके जाते हैं। हम तो सड़कों पर चलते हैं, आप सड़कों को अपने साथ रखते हैं, सड़कों को आप लगातार चला रहे हैं। तो बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर है। पिछले इस समय में आपने जो भी कुछ हमारे लिए किया है वो बहुत पर्याप्त मात्रा में आपका आशीर्वाद हमको मिला है। आज भी हमारे कुछ साथियों ने, पूर्व वक्ताओं ने कुछ मांगे रखी हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, और साथ ही राव इंद्रजीत सिंह जी ने, इन्होंने कुछ आपको मार्गों के नाम, मार्गों की बातें बताई हैं। निश्चित रूप से वो भी मैं मानता हूं कि आप उनको सबको पूरा करेंगे। ट्रांस यमुना की जो बात, खास करके यमुना के साथ साथ हाईवे बनाने की बात है, इसके लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसके लिए कोई डिपार्टमेंट की आप बैठक बुलाएं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है। उस बड़े प्रोजेक्ट में जो भी कोई रास्ते बन सकते हैं उसका जरूर आप पूरा कराएं, ताकि हम दिल्ली को और उत्तरी भारत के जितने भी प्रांत हैं, हरियाणा के साथ हिमाचल है, उत्तराखंड है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश को भी लाभ होगा, इन सब प्रांतों को इसका लाभ होगा। तो ये यमुना के साथ साथ जो मार्ग है इसको आप जरूर बनवाने का हमारा जरूर इसकी मांग पूरा करेंगे। एक बात पोर्ट टैक्सी की आई है, यानी दिल्ली से गुरुग्राम बहुत ही वास्तव में ट्रैफिक है। ये भी मैं मानकर चलता हूं, कुछ और जो नए मार्ग बनाए जा रहे हैं कनेक्शन के दिल्ली के साथ, उससे थोड़ा सा लाभ मिलेगा। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि इस देश में जनसंख्या का और वाहन संख्या का कभी नहीं पता लगता कि किधर ज्यादा बढ़ गए और कब बढ़ गई, और उसके बढ़ने में बाद में हम जो योजनाएं बनाते हैं उसमें थोड़ा कठिनाई होती है। पूर्व अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं कि भले दिल्ली के साथ हमारे रास्ते अच्छे बन गए हैं, फिर भी धौला कुआं से लेकर के मानेसर तक अभी तक जो पोर्ट टैक्सी की बात हो रही है, कहीं हमको भी सुनने को मिला है कि पोर्ट टैक्सी वायबल नहीं है। कम संख्या में पोर्ट टैक्सी में लोग उसके अंदर बैठेंगे तो एक महंगा प्रोजेक्ट होने के कारण से शायद कठिनाई आए। मेरा सुझाव है कि पोर्ट टैक्सी की बजाय तारों के ऊपर ही इलेक्ट्रिक वाहन के नाते ई बसें चलाई जाए, और हैंगिंग बस जिसमें 50-60 सवारी 60-70 की स्पीड से धौला कुआं से चले और मानेसर केएमपी तक पहुंच जाए। और केएमपी हमारा, चूंकि पूरे हरियाणा के सब चारों तरफ केएमपी केजीपी है, अगर ये एक मार्ग मिलता है तो हमारा वो जो रोड है उसके कारण से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, और सड़क के ऊपर जो ट्रैफिक है उसकी भी कमी आएगी। एक मेट्रो भी चल रही है खूब, मेट्रो के साथ अगर ये ई बसें, हैंगिंग बसें चलती हैं तो बड़ा एक लाखों की संख्या में लोग दिल्ली से आना जाना और ये उनके लिए आसान हो जाएगा। एक बात और भी ध्यान में आती है कि जैसे हमने राजीव चौक से सोना ये सड़क बनाई है, अब ये निश्चित रूप से दिल्ली मुंबई जो एक मार्ग बन रहा है एक्सप्रेसवे, उसके साथ जुड़ता है। जब ये उसके साथ जुड़ जाएगा, निश्चित रूप से गुरुग्राम या हमारा दिल्ली का कुछ पोर्शन, पश्चिमी दिल्ली, इनका सबका ट्रैफिक इधर से जाएगा। तो आज जो सड़क हम जिसका उद्घाटन किया है, मुझे क्यों एहसास हो रहा है मालूम नहीं कि उसके बाद इसके ऊपर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। आज तो अभी 20,000 PCUs अर्थात 20,000 वाहन सिर्फ ये यानी यहां से निकलते हैं जिसकी गिनती की गई है। हो सकता आने वाले समय में ये 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। जब इससे ज्यादा होंगे तो ये सड़क हमें फिर कंजेस्टेड सड़क, एक प्रकार से ट्रैफिक जाम इसमें मिले, तो इसके लिए भी एक रास्ता जो हमको इंजीनियर लोग बताते हैं कि जैसे आपने पुणे और चेन्नई में एक मल्टी लेयर, नीचे सड़क, उसके ऊपर सड़क, फिर सड़क, फिर सड़क, 4-4 लेयर की सड़कें आपने बनाई हैं। क्यों नहीं आपसे हम निवेदन करें कि इस प्रकार की कंजेस्टेड सड़कें जहां जहां PCUs बढ़ते चले जाएं, उसकी गिनती करते जाएं, आगे आने वाले 2 साल का अनुमान लगा करके, और हमारे यहां भी अगर इन सड़कों पर 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर की सड़कें भी आप बना देंगे तो हरियाणा सरकार की ओर से जो सहयोग अपेक्षित है वो हम करेंगे। बिजली हम देंगे, सामान में भी जमीन के नाते से हमने पहले भी जमीन दे रखी है, अब वो 2 लेयर 3 लेयर के लिए जमीन तो पहले जा चुकी है, जमीन तो लगनी नहीं है, बाकी सीमेंट, सरिया और जो बाकी सामग्री है वो आप लगा ही देंगे। इसलिए ये एक मांग भी मैं करता हूं कि हमारी सब सड़कों पर और प्रति घंटा वाहनों की संख्या, इसके कुछ मीटर लगा दें। जैसे जैसे उसकी गति बढ़ रही है वैसे वैसे 2-3 साल पहले ही उसकी अगर हम योजना बना लेंगे तो एक प्रकार का हम भी देश के और दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो जाएंगे। ऐसे देशों में जहां आज भी दुनिया के ऐसे ऐसे देश हैं, जब वहां जाते हैं तो हमको हैरानी होती है कि इस प्रकार का विकास भी हो सकता है। लेकिन अब वो हैरानी 8 साल 10 साल पहले होती थी। आज अगर हम जाते हैं देखते तो हैरानी इसलिए नहीं होती क्योंकि गुरुग्राम उसी गति से आगे बढ़ रहा है।
10 साल पहले जो गुरुग्राम में आया होगा या यहां से कहीं निकल करके बाहर गया होगा और वापस 10 साल बाद आ जाएगा, उसकी आंखें फटी रह जाएंगी कि गुरुग्राम का ये इस प्रकार का सुंदर एक दृश्य निकल करके आया है। तो इस नाते से आप तो एक प्रकार का जैसे कहा कि फ्लाईओवर मैन आपको कहा गया है, हाईवे रोड मैन ऐसा करके आपको इस प्रकार की महारत हासिल है। लोग हमेशा पूछते हैं आप इतने बड़े प्रोजेक्ट स्वीकार करते हैं, पैसा कहां से आता है? हमको मालूम है कि आपके प्रभु ने आपको इतनी क्षमता दी है, आपको योजना बनाने का इतना साहस दिया है कि कितना ही पैसा कहीं लगता है, इस सड़कों के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पैसे की कमी को आप नहीं आने देते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे द्वारा जितनी भी बताई गई योजनाएं हैं इनको फिजिबिलिटी इसकी देख करके इन सबको पूरा कराएं। यही आपको बताते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, मेरे सहयोगी आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, मेरे दूसरे सहयोगी आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी, हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, संसद में मेरे सहयोगी आदरणीय धर्मवीर जी, दूसरे संसद में मेरे सहयोगी आदरणीय सुखबीर जौनपुरिया जी, आदरणीय संजय सिंह जी, सुधीर सिंगला जी, सत्य प्रकाश जरवसा जी, मेयर श्रीमती मधु आज़ाद, हमारी आदरणीय गार्गी कक्कड़ जी, मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की शुरुआत जहां से हो रही है उस पॉइंट से हमने सोना तक 6 लेन के एक अच्छे रोड का जो निर्माण किया उसका उद्घाटन आज हो रहा है। यह बात जरूर है कि इस कार्यक्रम के बारे में बीच में हम उद्घाटन के लिए आने वाले थे, पर आदरणीय मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी विदेश में थे और जिसके कारण रोड तो पूरा हो गया था और जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने ये निर्णय किया कि हमारा उद्घाटन हम बाद में करेंगे, पर रोड को ओपन कर दो ताकि जनता को तकलीफ ना हो। पर आज विधिवत उसका उद्घाटन हो रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों भी आज के कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। वैसे हरियाणा में हम लोग जो विशेष रूप से एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, ये एक्सप्रेस हाईवे करीब 50,000 करोड़ की लागत से हम लोग 1015 किलोमीटर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। इस कॉरिडोर में दिल्ली मुंबई, ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो आपके गुड़गांव से शुरू होगा और सोहना से JNPT तक जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। और अब मुंबई में मैं जब मंत्री था तो मैंने समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया और 55 उड्डान पुल बनाए हैं। और अभी मुझे मुंबई के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध भी किया है और मेरा भी वो अधूरा सपना है कि इसी रोड पर मैं वसई विरार से ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जो दिल्ली मुंबई है इसको डायरेक्ट जोड़कर वर्ली बांद्रा सीलिंग से जोड़कर नरीमन पॉइंट तक जोड़ना चाहता हूं और उसके लिए 50,000 करोड़ का एक ही बड़ा ब्रिज बनाने का भी मेरा सपना है। तो मेरी कल्पना है कि नरीमन पॉइंट से निकलकर गुड़गांव तक 12.5 घंटे में पहुंचना चाहिए, 12.5 घंटे में। और ये अगर हो जाएगा तो देश के इतिहास में ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारे लिए ग्रोथ इंजन बन जाएगा। ये दिल्ली मुंबई जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, ये 1,03,082 किलोमीटर 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल है। इसमें टोटल विड्थ जो है 120 किलोमीटर की है। मैंने रेलवे मंत्री को कहा
कि आपको बुलेट ट्रेन अगर चलाना होगा तो मैं कल परमिशन देने के लिए तैयार हूं, लैंड तैयार है, आप चला दो। पर आप निश्चित रूप से इसकी लागत 1 लाख करोड़ रुपए है और इस एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा होगा। और अभी जो सवाई माधोपुर तक यहां से जो रास्ता है उसका तो आदरणीय सांसद भी यहां उपस्थित है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि 3-4 महीने में प्रधानमंत्री का समय लेकर इसका उद्घाटन भी हम कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बात जरूरी है कि मनोहर लाल जी ने और उनके सीबीएस सचिव ने मुझे अभी मांग की, और वो ये है कि ये हाईवे जब बन जाएगा तो इसका पीसीयूस 50,000 के ऊपर जाने वाला है 1 साल के अंदर। और इसको दिल्ली जयपुर लिंक को जोड़ने के लिए स्वाभाविक रूप से आप बोल रहे हो वैसे डबल डेकर एक अच्छा डिजाइन बनाना पड़ेगा, और वो डिजाइन बनाकर हम लोग जब भी जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये पूरे सोना के रोड को ऐसा बना देंगे कि आपको निश्चित रूप से दिल्ली मुंबई हाईवे में आप 25-30 मिनट में पहुंच जाएंगे गुड़गांव से, ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। विशेष रूप से इसी हाईवे में आपने जो बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इकोनॉमी, इथिक्स एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, और मेरा ये संकल्प है कि इस देश में डीजल और पेट्रोल को हद्दपार करना है। और मैंने अभी घोषणा की कि 5 साल में पेट्रोल को समाप्त करेंगे। अब इलेक्ट्रिक के व्हीकल आ रहे हैं। मैं जब कहता था तो लोग बोलते थे चार्जिंग कैसे होगा, कहां होगा, क्या होगा, अब सब हट गया। आज ही मेरे पास टीवीएस कंपनी के मालिक आए थे तो बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि मैं टीवी क्या, मेरे इलेक्ट्रिक की स्कूटर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। अब हिंदुस्तान में बनी हुई टाटा और महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार 1-1 साल नहीं मिल रही है। और मनोहर लाल जी, अब भारत सरकार में मेरा भी विभाग है, हम सब लोग मिलकर 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस लेने की बात कर रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं, आप हरियाणा में एक निर्णय कर दीजिए कि 3 साल के अंदर डीजल की बसेस समाप्त हो जाएगी, सब भंगार में निकाल दो। इसमें फायदा है आपका। एक डीजल की बस चलती है तो 100 से 110 रुपए किलोमीटर खर्चा है, और हमारे एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बस का खर्चा 41 रुपए पर किलोमीटर है। तो आपका 25% बस का रेट कम करा दो और हरियाणा की जनता को एयर कंडीशन बस में घुमाओ, और आपको बताता हूं आपको फायदा ही फायदा मिलेगा ट्रांसपोर्ट को, ये मैं बता रहा हूं। और इसलिए ये इलेक्ट्रिक बस के लिए आप पहले शुरुआत करिए। दूसरी बात, आपने ट्रॉली बस की है। ट्रॉली बस यानी ट्राम है जो टायर पे चलती है, जो केबल लगाकर चलती है। आप मुझे प्रस्ताव भेज दो। अब आपने भेजा ही नहीं, तो मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में और हमारे जनरल वीके सिंह साहब के गाजियाबाद और नागपुर के लिए पायलट प्रोजेक्ट को प्रस्ताव तैयार कर दिया है। आप भी भेज दो, मैं ट्रॉली बस चला दूंगा। उसका टिकट 41 रुपए से भी 30 रुपए किलोमीटर आएगा, क्योंकि उसमें लिथियम आयन बैटरी की जरूरत नहीं है, और सब बसेस एयर कंडीशन होगी। और मेरा यह प्रयास है, जिस पर मैं बहुत कंपनियों से बातचीत कर चुका हूं, कि जहां से आप इस रोड पर आए, यहां से मुंबई तक मैं उसको ई हाईवे बनाना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक हाईवे, ताकि यहां इलेक्ट्रिक का ट्रक अब मैं लॉन्च कर रहा हूं। 40 टन का माल जाएगा, ट्रक इलेक्ट्रिक का, ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक का। अब आने वाले समय में बसेस इलेक्ट्रिक की, कार इलेक्ट्रिक की, स्कूटर इलेक्ट्रिक की। पेट्रोल के लिए अगर 10 रुपए लगता है तो इलेक्ट्रिक के लिए 1 रुपए 1.5 रुपए लगता है। और हमारे देश में इलेक्ट्रिक सरप्लस है, और पेट्रोल और डीजल प्रदूषण करता है, इलेक्ट्रिक प्रदूषण नहीं करता। मैंने तो तय कर दिया है कि मैं अब डीजल पेट्रोल की गाड़ी में बैठता ही नहीं, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठता हूं। अब इथेनॉल के गाड़ी में बैठता हूं, और मेरे घर पर शायद आपको मैंने दिखाया ग्रीन हाइड्रोजन, पानी से हाइड्रोजन निकाल कर चलने वाली गाड़ी में बैठता हूं, जिसमें मैं हरियाणा को आपको कहूंगा कि हमारे किसान जो है वो देश के लिए अन्नदाता है। पर मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी, आपको दोनों को मैं प्रार्थना करूंगा, मैं भी किसान हूं। अब ये गेहूं चावल लगा के किसान का भला नहीं होने वाला है।
अब किसान को अन्नदाता बनाने के बजाय ऊर्जादाता बनाइए। यह किसान ऊर्जा तैयार कर सकता है। एक कुएं से पानी निकलेगा, पंप से पानी शुद्ध होगा और 1 करोड़ का इलेक्ट्रोलाइजर लगाकर वो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होगा। फिर ब्रोकन राइस से बना हुआ इथेनॉल जो 62 रुपए लीटर है, वो जनरेटर सेट में यूज होगा और उससे उस ग्रीन हाइड्रोजन को कंप्रेस किया जाएगा और रोड पर अपना वो गैस स्टेशन डालेगा जिसमें बस, कार, ट्रक ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगी, ना प्रदूषण होगा। एक तो कार 1200 किलोमीटर चलेगी, मेरी कार 600 किलोमीटर चलती है एक बार गैस भरने से। ये सबसे सस्ता है। हवाई जहाज इसके ऊपर चलेंगे, इसके ऊपर रेलवे चलेगी और इसके ऊपर फैक्ट्री चलेगी। कोयला, पेट्रोल, ऑयल बंद हो जाएगा। और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि जो बोलता है केवल। जिसको डाउट होगा उसको मैं बोलता हूं आ जाओ, मैं सब प्रयोग करता हूं। मेरे लेबोरेटरी में सब गाड़ियां हैं और आपको सिद्ध करके दूंगा। मैं 2 लाख लीटर इथेनॉल पर डे तैयार करता हूं। मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप सब बैठे हुए लोगों से, अब टोयोटो का, हुंडई का, सुजुकी का सब गाड़ियां अगले महीने आ रही है। अब ब्रोकन राइस से इथेनॉल बन रहा है। 1 टन ब्रोकन राइस से 380 लीटर इथेनॉल तैयार हो रहा है। हरियाणा में आपने भी 10, 20, 25 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं और इसी इथेनॉल के पंप लगा दो। टीवीएस, बजाज और हीरो सबकी स्कूटर, ऑटो रिक्शा पेट्रोल पर नहीं इथेनॉल पे चलेगी। और मैंने अभी आज ही, आप यहां आने के पहले मेरे पास पेट्रोलियम मंत्री आए थे और उनसे मेरी चर्चा हुई। मैंने रशिया से साइंटिस्ट लाए और इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू यानी इथेनॉल का एवरेज जो था वो पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल ज्यादा लगता था। 1 लीटर इथेनॉल, 1 लीटर पेट्रोल बराबर 1 लीटर 300 ml इथेनॉल। पर मैंने फरीदाबाद के इंडियन ऑयल लेबोरेटरी में रशियन साइंटिस्ट को बुलाकर वहां प्रयोग किया, टेस्टिंग हुआ। मुझे इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और राम कुमार जी जो है, उन्होंने कहा कि सर वी फील इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैंने कहा यार चिंता क्यों करते हो, वो रशिया से आए हैं, गाजर की पुंगी है, हो सकता है तो मंजूर होगा, नहीं होगा तो छोड़ दो, ट्राई तो करके देखो। अब इंडियन ऑयल ने मुझे पत्र दिया है कि टेक्नोलॉजी सफल हुई है तो देश का 20% पेट्रोल बचेगा। यानी समझ लो 40,000 करोड़ रुपए देश का फायदा होगा। उतना इंपोर्ट कम होगा क्योंकि पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू इथेनॉल के ऊपर आई और भारत सरकार ने उस बात को स्वीकार किया। अब मेरा आपसे अनुरोध है, तो मैं बार बार, आपको याद होगा भाजपा का मैं अध्यक्ष था, तब भी मेरे साथ आप काम करते थे, तब भी मैं ये बात कहता था, पर आउट ऑफ बॉक्स कहने में वाली आइडिया लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते। अब उस इथेनॉल का वैल्यू पेट्रोल के बराबर हो गया तो ये पेट्रोल पंप बंद करो और सब गाड़ियां पे इथेनॉल पर चलाओ। आपकी ट्रक, आपकी बसेस, आपकी कार, आपकी स्कूटर, और उसमें आप इथेनॉल का भाव है 62 रुपए लीटर और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर, एवरेज उतना ही है। तो स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार वालों का आधा पैसा बचेगा और हरियाणा और गुड़गांव का प्रदूषण इस ग्रीन फ्यूल के कारण समाप्त होगा और लोगों को राहत मिलेगी। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और बायो एलएनजी। और मेरा ट्रैक्टर मैंने खुद लॉन्च किया यहां। वो जो परली है आपकी, 5 टन परली से 1 टन बायो एलएनजी और बायो सीएनजी तैयार होता है और उस परली से मेरा ट्रैक्टर चलता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हरियाणा में परली को जलाओ मत। इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक प्रोजेक्ट डाला है, आपको पता होगा कि वो परली खरीद रहे हैं और उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बना रहे। अब ये 50 लाख टन बिटुमिन देश में, हमारे देश में तैयार होता है और 30 लाख बिटुमिन हम बाहर से लाते हैं। मैंने इंडियन ऑयल को मैंडेट दिया है
कि हमारे किसानों की परली का उपयोग करो जो जला रहे जिससे प्रदूषण हो रहा, पूरा बिटुमेन बनाओ। आप जितना बनाओगे उतना बिटुमेन एनएचआई खरीदी करेगा और परली के कारण हमारे किसानों को 2000 रुपए टन के रुपए से उसको कीमत मिलेगी। अब वो सब प्रूवन टेक्नोलॉजी है और इसलिए मुझे खुशी है कि आपने जो इलेक्ट्रिक की बात की उसको मैं जरूर करूंगा। इसके साथ ट्रॉली बस की भी बात है, वो भी मुझे प्रस्ताव भेज दीजिए। और एक ही बात मैं आपसे मांग करूंगा कि ये इसके ऊपर जो जीएसटी लगता है, नया पायलट प्रोजेक्ट है, तो जीएसटी को जो हरियाणा का हिस्सा है उसको एग्जाम करो, वो नेशनल लॉस है। क्योंकि अगर ये बनेगा ही नहीं तो तुमको कौन लॉस देने वाला है। और दूसरी बात, बिजली का दर शुरुआत के समय पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एक 5 साल के लिए 3 रुपए और 5 साल के बाद 4 साढ़े 4 रुपए कर दो, 10 साल के लिए दे दो। मैं आपको पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से केवल ये रोड की बसेस नहीं, मनोहर लाल जी अब पॉन्ड्स की बात छोड़ दो, मैं आपके पास वीडियो भेज देता हूं आज रात को। डॉफल मेयर करके ऑस्ट्रिया की कंपनी है, उन्होंने डबल डेकर बस हवा में चलाई है। 100 लोग हवा में उड़ रहे हैं और जा रहे हैं। मैं दिल्ली से गुड़गांव हवा में चलने वाली डबल डेकर बस चला दूंगा। आप जीएसटी का और पावर का केवल मुझे प्रस्ताव भेज दो, बाकी आपसे 1 रुपया नहीं मांगूंगा। तो ये 2 बातें अगर ये नेशनल लॉस ही है और थोड़ा पावर का सपोर्ट आपका मिल जाएगा तो मैं हरियाणा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी कर दूंगा, जिससे हरियाणा को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण बात है कि मैं दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड हाईवे जो बन रहा है, इसमें 3 बड़े ब्रिज भी है। हरियाणा में धुनेला से सोना, फिर केएमपी से खानपुर घाटी, केएमपी से फिरोजपुर झिरका, यह काम लगभग पूरा होते हुए आया है। और ये जो पैकेजेस है इसमें आज अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि जेवर पोर्ट की कनेक्टिविटी चाहिए। तो मैं आपको आज विश्वास देता हूं कि दिल्ली में डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से 3000 करोड़ की लागत से 32 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जेवर एयरपोर्ट तक बनाया जाएगा, ने मंजूर कर दिया। और इस कॉरिडोर का काम अगस्त 2022 तक अवार्ड हो जाएगा। जरा लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम है। फिर डीएनडी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए कनेक्टिविटी जो यहां का ट्रैफिक कम करेगा। यह डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 4,500 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर 6 लेन मार्ग का निर्माण हमने मंजूर कर दिया है, काम शुरू हो गया। इसके बनने के बाद आश्रम, बदरपुर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ मार्ग में ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी और दिल्ली के वाहन प्रदूषण में कमी आएगी। डीएनडी से जैतपुर पुस्ता जंक्शन, जैतपुर पुस्ता से फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास सेंटर, फिर उसे दिल्ली मुंबई तक के पैकेज, ये सब काम को हमने शुरुआत की है। मनोहर लाल जी ने जिसका उल्लेख किया वो द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत जोरों में काम शुरू है, 30 किलोमीटर है, 10,000 करोड़ की लागत हम खर्चा कर रहे हैं। और इस हाईवे में आपके बोलने के बाद मैंने और एडिशन किया। ये शिव मूर्ति से मैं 2 टनल बना रहा हूं। एक टनल T3 को जाएगी और एक टनल वसंत विहार को जाएगी। तो वसंत विहार और T3 जाने के बाद आपका ये जो मेन गुड़गांव वाला रोड है, इसका ट्रैफिक आधा कम हो जाएगा और इससे काफी राहत मिलेगी। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो है, ये 19 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में है और 11 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने और दिल्ली की सरकार ने इसमें सहयोग किया, इसके कारण ही ये प्रोजेक्ट आगे गया है। और मेरा विश्वास है कि अभी शिव मूर्ति से वसंत विहार के टनल का भी टेंडर निकल गया और T3 वाले काम शुरू हो गया है। तो 1-1.5 साल में ये पूरा हो जाएगा, जिससे मुझे लगता है कि ये पूरा एक्सप्रेसवे ITS का होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 लाख मेट्रिक टन स्टील हमने उपयोग किया है। जो एफेल टावर बनाया था फ्रांस में, उसमें जितना इस्तेमाल हुआ था उससे 30 गुना अधिक है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 20 लाख घन मीटर कंक्रीट का उपयोग किया, जो बुर्ज खलीफा के
इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट से 6 गुना है और इस एक्सप्रेसवे के रास्ते पर आने वाले 12,000 वृक्षों को हमने सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं मनोहर लाल जी, ये सब इतिहास आपके राज्य में, आपके नेतृत्व में हरियाणा में हुआ है, इस बात की मुझे खुशी है और निश्चित रूप से यह जल्दी ही पूरा हो जाएगा। विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण रोड है वो दिल्ली कटरा है। इसमें दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और ये 670 किलोमीटर है। दिल्ली से कटरा ये 6 घंटे में और दिल्ली से अमृतसर 8 घंटे में। अमृतसर से झेड़मोर टनल को होकर हम कारगिल के नीचे जोजिला टनल में जाएंगे और जोजिला टनल के बाद 4 टनल हम बना रहे हैं हिमालय में और वहां से हम अटल टनल मनाली में जाएंगे। अटल टनल पूरी हुई है। मैं ऊपर से गया तो 3.5 घंटे लगे, टनल से आया तो 9 मिनट में आया। तो अभी हमारे जनरल साहब जो है वो उस क्षेत्र को अच्छी तरह जानते हैं। उस कठिनाई में ये हाईवे बनेगा तो मनाली से अगर आप शुरू करेंगे तो चेन्नई तक जाओगे, मनाली से शुरू करोगे तो ये दिल्ली मुंबई हाईवे से आप बेंगलोर तक जाओगे, मैंगलोर तक जाओगे, कन्याकुमारी तक जाओगे। इतना ही नहीं तो नरीमन पॉइंट और जेएनपीटी तक जाओगे। ये पूरे इस प्रकार का एक्सिस बन रहा है कि मुझे विश्वास है कि हरियाणा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मां वैष्णो देवी के दर्शन के साथ साथ अमृतसर में विशेष रूप से हमें सबकी जो श्रद्धा है वहां जाकर मत्था टेकने के लिए भी हमें ये रोड का बहुत बड़ा उपयोग होगा। ये केएमपी एक्सप्रेसवे में जसोरे खेड़ी से रोहतक पानीपत तक ये जो काम है ये दिसंबर में आरंभ हो जाएगा। बाकी भी आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा, काफी काम अवार्ड भी हुआ है, इसका काम भी जोर से शुरू है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रोड हरियाणा में बना है वो अंबाला से कोटपुतली तक 12,000 करोड़ का, ये दिल्ली से कटरा 40,000 करोड़ का और ये जो 12,000 करोड़ का 313 किलोमीटर 6 लेन है ये एक्सेस कंट्रोल इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसमें 227 किलोमीटर का उत्तर से दक्षिण के लिए ट्रांस हरियाणा कॉरिडोर बन गया है। यह कॉरिडोर कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, आसन, मेहम, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और नारनौल से गुजरेगा। यह नांगल चौधरी में बनने वाला एमएमएलपी को भी जोड़ेगा और इस कॉरिडोर को अंबाला से कोटपुतली के बीच हम 50 किलोमीटर की दूरी और कम हो जाएगी। मुझे और विश्वास है कि विशेष रूप से अंबाला शामली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, यह अंबाला हरियाणा से शामली उत्तर प्रदेश तक करीब 3,000 करोड़ की लागत से 103 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं हम लोग। सितंबर 22 तक इसका काम अवार्ड कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शामली, सहारनपुर, हरियाणा से के करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला के बीच इससे काफी फायदा होगा। और शामली के पास हम दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हाईवे बना रहे हैं, इसको जोड़ देंगे। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, तो मुझे लगता है इसके कारण निश्चित रूप से हरियाणा के लिए बहुत फायदा होगा। अंबाला रिंग रोड से अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी यह जुड़ेगा और अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर ये भी करीब 1200 करोड़ की लागत से 42 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ये मार्गों को भी हम 2022 में अवार्ड कर देंगे। अंबाला से शिमला और मनाली जैसे पर्यटन स्थलों का सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश में आना जाना सुगम हो जाएगा। दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में हो, यही मेरी कोशिश है। मंडी डडवाली से पानीपत ग्रीनफील्ड कॉरिडोर ये 6,000 करोड़ की लागत से 240 किलोमीटर 6 लेन कॉरिडोर बन रहा है। इसका डीपीआर बन गया है। सितंबर 2022 तक काम अवार्ड होगा। ये कॉरिडोर बनने से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद और पानीपत के बीच आवागमन सुगम हो जाएगा। और इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से जोड़ने के लिए मंडी डडवाली से चौटाला तक हम 864 करोड़ की लागत से 35 लेन 6 लेन मार्ग का निर्माण कर रहे हैं, जो जनवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि हरियाणा में बाकी भी काम बहुत है। जितने कार्यों का उल्लेख किया है उसमें मैं समय नहीं गवाऊंगा क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट बातें कह चुका हूं। पर आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री
हमारे विधायक, मंत्रीगण और सांसदगण जब भी मेरे पास आते हैं, हम जब भी उनके साथ चर्चा होती है तो उनके लगभग सुझाव स्वीकार करके हम काम करते हैं। मैं निश्चित रूप से आरओबी लंबी लिस्ट है मेरे पास, पर मैं उसको अब पढ़ूंगा भी नहीं। हरियाणा में मुझे इस बात की और एक खुशी है कि जो 30-30 साल से प्रोजेक्ट पानी के अटके हुए थे, लखवाड़, रेणुका बांध, किशौ बांध, राज्यों में झगड़े थे, तो मैंने सब मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को कहा था कि दरवाजा बंद कर दिया। अब आप सोल्यूशन निकाल कर बाहर जाइए और ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसका भी काम शुरू होगा। और जो विशेष रूप से इंदिरा कैनाल हम पंजाब में उसका लाइनिंग कर रहे हैं, उससे राजस्थान के 7 डिस्ट्रिक्ट को पानी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने के लिए हम 60,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं और ये पूरे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा को होने वाला है, क्योंकि ये सब हरियाणा को जुड़ने वाले हैं। मेरे पास उसकी भी लिस्ट है, पर मैं वो पढ़ने में अब समय नहीं गवाऊंगा। मुझे बहुत खुशी है कि मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी के नेतृत्व में हरियाणा का गांव, गरीब, मजदूर, किसान लगातार प्रगति कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इसमें लगातार इतना काम कर रही है कि अब हरियाणा में जब आते हैं तो मनोहर लाल जी को मैंने गाड़ी में अभी कहा, मैं जो अंडरपास के नीचे से गाड़ी जा रही थी तो मनोहर लाल जी को कहा, मनोहर लाल जी लगता ही नहीं कि हम हिंदुस्तान में हैं। इतना अच्छा काम हमारे अधिकारियों ने, कॉन्ट्रैक्टर ने किया है, क्वालिटी भी अच्छी रखी है, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। और विशेष रूप से हरियाणा की सरकार का, हमारे सांसद का राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे सब एमएलए, हमारे जो भी काम अड़चन में आती है तो वो हमको सभी कामों में सहयोग करते हैं और उसी सहयोग के कारण हम काम कर सके हैं। इसीलिए सभी सांसदों को, सहयोगी मंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और विधायकगण को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा देश का सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली राज्य बनकर नंबर 1 पर जाएगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। इसके लिए मनोहर लाल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।